हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट के का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का। ये प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। जैसे तुम लोग जानते हो कि आजकल जनरल जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, पैटर्न ऑब्जेक्टिव ही करते जा रहा है और ऑब्जेक्टिव पर कमांड करना एक अपने आप में स्किल है। वो स्किल एक दिन में डेवलप नहीं होता, उसके लिए रेगुलर अगर प्रैक्टिस करोगे, एग्ज़ाम दोगे तब डेवलप होगा। बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर भी नहीं हुए थे। तो जो अपीयर नहीं हुए थे, अगर किसी कारणवश और वो टेस्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को बनाना। उस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसमें डाउनलोड कर लेना है और क्वेश्चन को बनाना है, उसके बाद इस वीडियो को देखना है। देख के तब अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करोगे कि हम कितने % क्वेश्चन हमारा बन पाता है। ये टोटल का टोटल क्वेश्चन सब NCERT का आइदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो 11th में नहीं डाला है, या तो सॉल्व क्वेश्चन है या तो एक्सरसाइज क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बिटवीन द लाइन डाले हुए, बिटवीन द लाइन जो NCERT का जो हिडन क्वेश्चन सब होता, कुछ क्वेश्चन ऐसा है। तो ये चैप्टर था क्लास 11th का। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर नंबर 2 है और हम लोग 11th के 3rd टेस्ट पेपर है। इससे पहले 2 टेस्ट पेपर हो चुका है, उसका ऐसे ही वीडियो अपलोडेड है। जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो उस टेस्ट का, तो उसमें भी अपना सेल्फ इवैल्यूएट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अपने आप को चेक कर सकते हो कि हम कितने % क्वेश्चन को सीख चुके हैं, कितना क्वेश्चन हमको आता है। ये 11th के लिए है ही। 12th वाले भी बच्चे, ऐसे चैप्टर है कि 12th में भी इससे क्वेश्चन पूछता है। मॉडर्न फिजिक्स टोटल इसी पर बेस्ड है। तीसरा, कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न ही है, उसको तो कोई बात ही नहीं, वो क्वेश्चन आता है। तो कॉम्पिटिटिव बच्चे 11th 12th पूरे के बच्चे सब इस क्वेश्चन को से लाभ उठा सकते हो। तो देखो कुछ चैप्टर टेस्ट पेपर, ये टेस्ट हो गया 3rd है। चैप्टर हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो क्लास 11th का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया है, इन मिड 1850 में फैराडे बिगेन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। फैराडे ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के ऊपर एक्सपेरिमेंट को शुरू किए और वो शुरू करने पर वो एक ट्यूब बनाए। जिस ट्यूब का क्या नाम था, जो इस ट्यूब के लिए एक रे पास करवाए, जिस रे का नाम था कैथोड रे। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि डिस्चार्ज इसलिए किया गया कि उसमें से एयर को जब इसको एयर को निकाल दिया गया तो उससे करंट फ्लो हुआ, और वो कैथोड रे से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इसीलिए इसका नाम हो गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया, बी। नंबर 2 में सबसे पहले अच्छे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब तो लोग पढ़े होंगे, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इस ट्यूब के बारे में पहला कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ही दिए थे। थॉमसन डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ E/m रेशियो। E/m मीन्स क्या हुआ, चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज ऑफ E/m रेशियो किसका, थॉमसन दिए थे। थॉमसन साहब एक्सपेरिमेंट किए थे इलेक्ट्रॉन का। किसका, इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम लोग कौन रे कहते हैं, कैथोड रे कहते हैं। तो चार्ज इसका क्या है, तुम जानते हो, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, दोनों को काउंट किया गया। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो तुम जानते हो 9.11 × 10⁻31 kg में। ओके, kg में ये है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से 1.75 × 10 का पावर देख दिया हुआ है, डिसिमल का 3-4 डिजिट दिया हुआ है, लेकिन सॉल्व करने के बाद 10 का पावर 11 C फॉर कूलम, यहाँ पर kg आ गया। यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। ठीक है। चार्ज 28 होता है ग्राम में, ये 31 हुआ क्या, kg में। क्वेश्चन नंबर 3 पर चले। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है कि
स्मॉल एंड स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन, जो पॉजिटिव आयन सबसे छोटा और सबसे है ना स्मॉलेस्ट होता है और सबसे हल्का होता है, इसका नाम क्या हुआ? प्रोटॉन। H+ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुँचे। 4 क्या कर रहा है कि सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड, उस पाथ को, सर्कुलर पाथ पढ़े हो, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूमता रहता है उस पाथ का नाम ऑर्बिट्स है। क्या है? ऑर्बिट्स। सेल नहीं है, ऑर्बिटल्स नहीं है, ऑर्बिट्स है। तो ऑर्बिट्स वाला ऑप्शन नंबर देखो, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुँचे। 5th क्वेश्चन है यो C14 है और N14 है, ये दोनों का मास नंबर सेम है। पढ़े हो, मास नंबर जब सेम होगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा तो उसको आइसोबार कहते हैं। ऑप्शन होगा आइसोबार का, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुँचे। 6 क्या कह रहा है कि 99.98% हाइड्रोजन जो नेचर में प्रेजेंट होता है उस हाइड्रोजन आइसोटोप का क्या नाम है? तो प्रोटियम है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1,1, 1s2 और 1h3 होते हैं। तो 1NHH को कहा जाता है प्रोटियम, जिसका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर चले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है ना कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। किस में? जो है ब्रोमीन है 35 है और ये क्या है 80 है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 35, प्रोटॉन भी हो गए 35 और न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 80 माइनस क्या हो गया? 35 इक्वल टू 45। देखो ये ऑप्शन किस में है? ये ऑप्शन डी में है। तो 7 का क्या हो गया? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में भी कॉमन क्वेश्चन ये आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। नेक्स्ट है कि बॉन्डिंग ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव है अराउंड द ऑब्स्टेकल। कोई ऑब्स्टेकल पर वेव बेंड कर जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कर रहा है कि यूजेज ऑफ इमिजन स्पेक्ट्रा। इमिजन स्पेक्ट्रा का जो स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए और केमिकल एनालिसिस दोनों के लिए, तो बोथ ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, इमिजन स्पेक्ट्रा का। क्वेश्चन नंबर 10 पर जो पहुँचे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि ओनली सीरीज एपियर। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में 6 सीरीज पढ़े थे, एक ही सीरीज हमको विजिबल रेंज में जिसको हम देख पाते हैं अपने खुले आँख से, दैट इज कॉल्ड बामर सीरीज। बामर सीरीज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो गया? बी ऑप्शन। हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जानो। ये 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए। क्वेश्चन 11 क्या कहने जा रहा है? क्वेश्चन 11 का जो कंसेप्ट है वो देखो। 11 कंसेप्ट है द वैल्यू ऑफ 1096/77। ये जो वैल्यू है 1096/77 सेंटीमीटर इनवर्स, ये किसका है? तो ये कांस्टेंट है, इसका नाम है राइडबर्ग कांस्टेंट। पढ़े हुए वैल्यू 1/λ इक्वल टू RZ², 1/ वेव इंटीजर 1 का स्क्वायर, 1/ वेव इंटीजर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये इंड पॉइंट हुआ, ये स्टार्ट पॉइंट हुआ। यहाँ जो Z एटॉमिक नंबर है, R हो गया राइडबर्ग कांस्टेंट, उसी का ये वैल्यू है। देखो कौन कौन से राइडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू दिया हो गया 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुँचे। 12 क्या कर रहा कि पेयर ऑफ आयन हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कौन सा आयन है? आयरन 3+ है और एक है Mn है, Mn2+ का कॉन्फिगरेशन सेम होगा, क्योंकि देखो इसका एटॉमिक नंबर 26, इसका एटॉमिक नंबर 25। अब इसमें हम ऐसे लिखते हैं, आर्गन 18 लिख देते हैं, 4s2 लेते हैं और क्या 3d6 लिखते हैं। देखो 26 का हो गया, आर्गन इनर्ट गैस लिख के वैसे 1s2 2s2 का भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ लिखोगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर 26 हुआ, 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्वांटम नंबर ये है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें से 2 हटाएंगे, इसमें से 1 हटाएंगे, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो गया 3d5। इसका भी लिखोगे तो आर्गन क्या हो गया 18,
4s2 होता है और क्या होगा 3d5 है, 25 हो गया। अब 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से हटाओगे तो 3d क्या हो गया अब 5। देखो दोनों 3d5 है, दोनों का सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बाकी किसी पेयर में ऐसा नहीं है, चेक कर लेना। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, 12 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुँचे। 13 क्या कर रहा कि 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार, दे हैव सेम नंबर। सेम नंबर जब ये क्या है तो एटम का जो बेसिक नंबर है उसका नाम है एटॉमिक नंबर। तो सेम नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर क्या है बता दो सेम है। तो मास नंबर किसे कहते हैं, जो ऊपर मास दिया हुआ वो अलग अलग हो, एटॉमिक नंबर उसका क्या हो सेम हो। तो इसमें ये सीरीज में ये ऑप्शन आ नहीं रहा है, क्योंकि आइसोबार क्या कहलाता है, आइसोबार कहलाता है जिसका एटॉमिक मास बताओ सेम रहे, एटॉमिक नंबर क्या हो डिफर हो। जैसे नाइट्रोजन का भी एक ऑप्शन आया था क्वेश्चन, यहाँ 6 है यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या कि सेम, दे हैव सेम नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो मास नंबर डिफरेंट तो नहीं है आइसोबार में, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी सेम नहीं होगा। नेक्स्ट है दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी सेम नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ये भी नहीं होगा। सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जिसको कहते हैं एटॉमिक नंबर इज सेम, है ना, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज क्या बताओ डिफरेंट। तब ये देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, सेम नंबर ऑफ क्या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन कितने हैं 6 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 8 है, ठीक है, ये दोनों का नंबर। और सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज सेम। अब यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर 7, न्यूट्रॉन का नंबर भी 7, तो 7 7 कितना हो गया 14, यहाँ भी 14, ये दोनों तो करेक्ट है, ठीक है। एंड बट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट, बिल्कुल सही है, प्रोटॉन इसका 6 है, प्रोटॉन इसका 7 है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम जो है ये दोनों में 14 14 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है। 13 का कौन ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, यहाँ पर 14 बनाएंगे। 14 क्या कर रहा है कि इस क्वेश्चन को समझ गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर सेम है और तो जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम का नंबर दोनों में सेम है, जबकि प्रोटॉन का नंबर दोनों में क्या है अलग अलग है, तो इसको आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट देखो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन वुड नॉट बी डिराइव फ्रॉम रदरफोर्ड। रदरफोर्ड से क्या डिराइव नहीं होता है, देखो रदरफोर्ड कहते कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, बिल्कुल सही है, पहला सही है। रेडियस ऑफ द एटम इज 10 का पावर -10 मीटर और 10 का पावर -15 मीटर न्यूक्लियस का, बिल्कुल सही है। हम लोग -8 सेंटीमीटर में के कहे थे, तो इसको मीटर में 10 का पावर -10 मीटर हो जाएगा। ये एटम का रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 का पावर 13 सेंटीमीटर में और 10 का पावर -15 मीटर में, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड का रहा कि इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन नहीं, वो कंटिन्यूअस पाथ के बारे में चर्चा किए थे। तो सी नंबर क्वेश्चन क्या है गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, गलत को ढूंढना तो गलत को ढूंढ लिए। 15 नंबर क्वेश्चन कोड है। देखो कोड वाला क्वेश्चन सबसे आसान है, कोई एक ऑप्शन देखो। अब हुन्स रूल, हुन्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के समय में जिस एटम का हाफ फील्ड हो जाता है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। देखो कोई है, पहला ए है हुन्स रूल। अब देखो हाफ फील्ड, देखो सेकेंड में खोजो हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है। ए का 2 देखो किस कोड में ए का 2 है, ए का 2 एक ही कोड में है, जो कौन कोड में है ऑप्शन नंबर डी में है। तो 15 का क्या होगा डी। इसीलिए कोड वाला क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, जरूर एक भी तुमको आता है 4 में से तो आराम से तुम लोग सॉल्व उस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर पहुँचे 16 पर। 16 क्वेश्चन क्या कहता है देखो, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पेयर व्हिच आर नॉट आइसोटोप, कौन आइसोटोप नहीं है। देखो सी पेयर में गौर करना, जो x एंड y करके दिया है, तो जिसमें कह रहा है कि x का 6 और 6 के बाद यहाँ x दिया है 6 14 और y भी दे दिया है, y का वैल्यू 7 क्या है 7 और 14। अब कह रहा है इनमें से क्या ये आइसोटोप है। अब तुम लोग चेक करो, आइसोटोप के लिए
एटॉमिक नंबर तो बता दो सेम, एटॉमिक नंबर इसका सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ये अलग अलग है तो आइसोटोप का तो कोई बात ही नहीं, ये आइसोबार सेक्शन में आ गया। अब बाकी सब आइसोटोप है तो 15 का क्या होगा, 16 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुँचो। 17 क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई, अच्छा 16 क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन नंबर 17 था। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो छूटा है, छोटा सा क्वेश्चन था, वो क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझे जो स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो। तो देखो एक ऑप्शन है सोडियम प्लस, तो सोडियम प्लस और उसी के साथ दिया है ऑप्शन मैग्नीशियम 2+। आप गौर करो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 में से प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए, यहाँ 12 में से 2 हटाए तो 10 दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ। नेक्स्ट है एक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, वो है तुम्हारा क्या, चेक कर लो कि Na+ है, फिर सोडियम प्लस है, और सोडियम प्लस के साथ क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है O2-। देखो O2-, सोडियम के एटॉमिक 11 प्लस हो गया तो एक घटा दो, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 माइनस है तो 2 ऐड कर दो, ये भी 10 हुआ, ये भी 10, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ। दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है यानी ए और सी दोनों ऑप्शन सही है, तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा। 16 का क्या ऑप्शन नंबर ई हो गया। एक ही क्वेश्चन था जिसमें ई ऑप्शन था, बाकी सब में हम लोग 4 ही ऑप्शन पर बना रहे थे। नेक्स्ट है 18 नंबर, कह रहा है कि ऑब्बो प्रिंसिपल किस 2 एटम पर लागू नहीं होता है। पढ़े होंगे कि ऑब्बो प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, ऑब्बो प्रिंसिपल के तुम लोग पढ़े होंगे, जाने होंगे कि 2 एटम है। इसका 18 नंबर पर चले, एक है कॉपर, और पहले तो क्रोमियम कर लो, उसके बाद क्या कॉपर होता है। इसका कॉन्फिगरेशन उसे लिखते हैं जनरल से, 18 आता है, 4s2 3d4 आता है, लेकिन हाफ फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन इसमें जंप होके ये आ जाता है क्या 4, ये तो ऐसा रहता है 4s1 आता है और 3d क्या 5 हो जाता है। कॉपर में भी कुछ ऐसा ही 18 आता है, 4s2 3d9 आता है। अब फिर इसको फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, 4s1 हो गया और 3d क्या हो गया बताओ 10 हो जाता है। ये दोनों एक्सेप्शन क्वेश्चन है, खूब ज़्यादा पूछता रहता है। तो 2 एटम देखो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 18 का डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँच गए किस पर, 19 पर। 19 क्या कर रहा है कि इनमें से n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 0 है, तो कितने ऑर्बिटल संभव है। देखो अगर n = 3 है और l = 1 है, m = 0 है, n 3 है तो 3 हो गया, l = 1 है तो किस ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, तो p के लिए 1 है। p में कितना बॉक्स होता है, तो 3 बॉक्स है, तो एक -1 0 और क्या +1। अब m कह रहा है m = क्या है 0, तो 0 के लिए 0 वाला बॉक्स कितना है, एक बॉक्स, इसीलिए ऑप्शन कितना होएगा, कितना ऑर्बिटल पॉसिबल है, मात्र एक ऑर्बिटल पॉसिबल है, क्योंकि 3 तो इसका वैल्यू हो गया, ये 1 का वैल्यू हो गया। s = m = क्या 0 एक ही बॉक्स का, इसका बॉक्स का वैल्यू का 0 है, तो इसीलिए 1 ऑर्बिटल इज पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुँचे। 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा d ऑर्बिटल Fe2+ में इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि Fe2+ है, अब गौर करना Fe2+ है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें आर्गन है, आर्गन के पास बाद 18 हो गया, अभी वही पर है 4s2 है, 3d6 है, 2+ है, 2 इसमें से हटा दो, 3d6 है, यानी d में 6 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कह रहा है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन, व्हिच वन इज नॉट इक्वल। तो देखो s इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम में देखो निकालो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जानते हो 12 हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब कह रहा कौन इलेक्ट्रॉन, s इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में देखो s इलेक्ट्रॉन कितना है, s में यहाँ 2 है, फिर s में 2 है, s में 2 है, देखो 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6 हो गया, यानी इसमें भी आयरन में भी 6, इसमें भी 6, यानी ये मैच कर रहा है, ये अब मेरा ऑप्शन नहीं होगा, सेम आ रहा है, हमको ढूंढना है किसमें सेम नहीं है। सेकेंड है बी ऑप्शन है p इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन।
क्लोरीन है, क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17। अब इसको कम लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब देखो p में यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है 6, अब p में यहाँ कितना है 5, 6 + 5 कितना हो 11। देखो ये 11 इससे मैच नहीं कर रहा है, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बी ऑप्शन। 20 का कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी है 20 का। बहुत अच्छा सवाल है, समझ के अंडरस्टैंड करके इसको बनाना था। अब बाकी सी और डी में भी चेक करोगे तो 6 से आएगा, यानी वो दोनों में 6 आ गया। केवल बी ऑप्शन जो रहा इसमें कितना आ गया, बी ऑप्शन में 11 आ रहा है, जबकि यहाँ 6 से ये मैच नहीं कर रहा, इसीलिए 20 का क्या हो गया, बी ऑप्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलें 21 पर, लास्ट सेगमेंट पर आ गए हैं। 21 का देखो क्या हम क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। तो 21 का जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, हमसे क्या मांग रहा है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर पॉसिबल। देखो नोड्स जो होता है स्फेरिकल और प्लेनर दोनों नोड्स होते हैं, है ना, रेडियल नोड भी इसको कहा जाता है। तो टोटल नोड्स जो होंगे, टोटल नोड्स का जो वैल्यू होगा वो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता था n-1, किसी ऑप्शन में होगा n-1। कौन ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो 21 का क्या हो गया, सी। अब आया 22 का बात, तो 22 में क्या कर रहा है कि कौन सा इंक्रीजिंग एनर्जी है ऑर्बिटल का हाइड्रोजन एटम। बोले थे एनर्जी लेवल दो टाइप का, एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हाइड्रोजन में मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या होगा, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1s की एनर्जी कम होगा, उससे ज़्यादा 2s का होगा, 2s और 2s बराबर किसका होगा, 2p का। फिर 3s बराबर होगा किसका, 3p का, बराबर किसका होगा, 3d का। इसी प्रकार 4s का होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में दोनों में एनर्जी ऐसे, इसका एनर्जी निकालोगे तो 2 + 0 तो 2 आ गया, एनर्जी बराबर क्या होता है n + l। लेकिन यहाँ पर 2 + क्या 1, तो यहाँ 3 हो गया, होगा अंतर दोनों एनर्जी का, लेकिन यहाँ बराबर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मात्र एक है, रिपल्सन नहीं होगा, इसीलिए इस केस में, हाइड्रोजन के केस में यही ऑर्डर को ओबे करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चले, 23 पर, बहुत अच्छा ये भी प्रॉब्लम था। कह रहा है कि ब्राइटनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन कितना ब्राइट है और कितना उसका क्या इंटेंसिटी है, डिपेंड करेगा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी पर, किसका, जितना फोटोन एब्जॉर्ब किया या जितना फोटोन क्या इमिट्स किया। तो देखो नंबर ऑफ फोटोन ऑफ सेम वेवलेंथ बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ फोटोन सेम फ्रीक्वेंसी ये भी सही है, नंबर ऑफ फोटोन सेम फ्रीक्वेंसी इमिटेड ये भी सही है, ऑल सही है। तो डी ऑप्शन आ गया, ये भी बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर व्हिच फिनोमिना स्प्लिटेड द स्पेक्ट्रल लाइन। कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड में हम स्प्लिट करवाते हैं बारीक बारीक ग्रुप में, जिसको हम लोग फाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, उसका नाम हो गया स्टार्क इफेक्ट। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसका नाम होता है जीमन इफेक्ट। तो इसका क्या नहीं होंगे, स्टार्क इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है। और क्वेश्चन नंबर 25 जो है, इसके क्या करना है कि वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इन लाइमन स्पेक्ट्रा। अब लाइमन स्पेक्ट्रा है कि n का वैल्यू कितना हो गया, n1 का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब कह रहा है कि लाइमन स्पेक्ट्रा के लिए 16/15 R कब होगा, तो उसका कैलकुलेट कीजिए वैल्यू ऑफ N2। N2 कितना होगा, N2 कितना होगा जब उसके हमारा वैल्यू आना चाहिए, कितना वैल्यू आना चाहिए, दिया हुआ है 16/15 R, तो 16/15 R आना चाहिए। तो ये R का जो वैल्यू दिया हुआ है इसके लिए काउंट करोगे, पढ़े हम लोग 1/λ बराबर RZ², 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/ क्या, N2 का स्क्वायर। अब तुम जान पा रहे हो हाइड्रोजन एटम है, ये तो वैल्यू 1 हो गया, R E तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू हमको मालूम है 1/ क्या, लाइमन के लिए इंड पॉइंट क्या होगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या वैल्यू लेंगे कि हमारा आंसर 15 ये तो उल्टा हुआ, वेवलेंथ है, इसको उलट, क्योंकि 1/λ बराबर हमको चाहिए, तो ये 15/16 कब आएगा, जब n का वैल्यू ट्रायल करो, n का वैल्यू 2 करें, 2 दूनी 4, तो एलसीएम 4 आगे नहीं हो गया, 3 लेंगे तो एलसीएम कितना 9, आप 4 लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 16। तो देखो 16/15 है, तो यहाँ पर क्या होगा
4 का स्क्वायर कर देंगे तो सारा वैल्यू हमको 15/16 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग का जो ऑर्बिट होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4th ऑर्बिट। आप जानते हो पहला का नाम लाइमन, दूसरा का नाम बामर, तीसरा का नाम पासचेन, चौथा का नाम ब्रैकेट। तो ब्रैकेट से जब यहाँ पर आएगा लाइमन पर तो 15/16 वेवलेंथ का वैल्यू हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसको काउंट करेंगे तो n इक्वल टू कितना हो गया, फोन है हम लोग n इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 4th ऑर्बिट। तो 4th ऑर्बिट कौन ऑप्शन है बता दो, बी ऑप्शन है। यहाँ पर बी ऑप्शन से हम लोग क्या किए बताओ, करेक्ट कर लिए। तो हम लोग 4 ऑप्शन यहाँ पर बना लिए, 4 ऑप्शन हम लोग के लिए क्या है, करेक्ट हो गया। इसके हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन कर लिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छा नंबर आया होगा। अगर नहीं कम आया होगा तो उसको देखो, सोचो कि हम सब किताब से टोटल एनसीईआरटी का है, जहाँ पर दिक्कत है उसको सॉल्व करना। अगर किसी प्रॉब्लम में दिक्कत है तो उसको चैट में ज़रूर देना, कि कमेंट बॉक्स में डालना कि सर इस प्रॉब्लम में डिस्क्रिप्शन में दिक्कत है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए और हम ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग।